50,000 नौकरियां दे के थोड़े सामने खड़ा जी। 50,000 नौकरियां हो गई। भगवंत मान जी की जो नई सरकार है ये नई जॉब्स देने में बहुत अव्वल है। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨੌਕਰੀ ਪੂਰੀ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੀ। ਮਕੈਨੀਕਲ ਇੰजीनियर्स ਨੂੰ ਵੀ रिक्रूट किया। अब तक 50,000 से अधिक सरकारी नौकरियां युवाओं को प्रदान की जा चुकी हैं। ये है नया पंजाब, ये है रंगला पंजाब। नमस्कार, द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। हमारे साथ हैं चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर एक्सिस माई इंडिया के प्रदीप गुप्ता जी। आपको याद होगा एक एग्जिट पोल एक्सिस माई इंडिया का हम लोगों ने द रेड माइक में भी दिखाया था। एक्सिस माई इंडिया ने वो एग्जिट पोल किया था। इस बार का जो एग्जिट पोल है दिल्ली का, वो एक्सिस माई इंडिया और प्रदीप गुप्ता जी कह रहे हैं कि वो एकदम सटीक है और आंकड़े यही बताते हैं कि वो सटीक है। एक्सिस माई इंडिया ने बताया बीजेपी को 45 से 55 रिजल्ट आया 48, आम आदमी पार्टी 15 से 25 रिजल्ट आया 22, कांग्रेस 0 से 1 तो वो 0 पे ही रहे। मेन चीज होती है वोट शेयर, जहां पर आप देख सकते हैं कि वो अंकगणित लगभग उतनी ही है जितनी एक्सिस माई इंडिया ने प्रिडिक्ट की है। तो प्रदीप गुप्ता जी, बहुत बहुत सबसे पहली बात तो बधाई आपको, आपका ये एग्जिट पोल सही हो गया। दूसरी चीज, आपका विश्लेषण एक ओवरऑल दिल्ली के इलेक्शन पर, और उसके बाद फिर हम आगे बात करेंगे। जी संकेत, थैंक यू मुझे यहाँ बुलाने के लिए। तो आप ये देख रहे हैं 8 फरवरी 3:30 का जो प्रेस रिलीज है, ये तब तक का अपडेटेड है। तो थोड़ा सा आप यदि उसको नीचे कर दें तो मैं उसको और आपके दर्शकों को डिटेल कर दूं। हाँ, तो सीटें तो सही है, 48 से 22 3:30 बजे के बाद बस एक ही सीट इधर उधर हो रही थी और फाइनली 48 ही तिमारपुर की सीट आगे पीछे हो रही थी, जो कि फाइनली बीजेपी ने जीत ली 11-1200 वोटों से। वोट शेयर में ये जो 48 लिखा है, हमारा प्रेडिक्शन था उसका 47.2 है, वो टू बी प्रिसाइज 47.2, और जो 42 लिखा है उसका वो बाद में चूंकि बीजेपी की तरफ आगे वोट बढ़े तो 43.56, बस इतना ही फर्क है। बाकी कांग्रेस का ठीक है, बाकी सब ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं इससे पहले कि हम आगे, केजरीवाल, मुझे याद है जब हम लोगों ने आपसे पहले बात की थी, एग्जिट पोल जरूरी क्यों होते हैं, क्योंकि आपको बहुत सारी चीजें जो ईसी के डेटा से नहीं पता चलती, वो आपको इन एग्जिट पोल से पता चल जाता है। कौन किधर गया, किसका रुझान है, आपको ब्रेकअप पता चलेगा, महिलाओं ने कैसे वोट किया, कौन सी क्लास के लोगों ने कैसे वोट किया। तो उन सब चीजों के बारे में आपसे जानकारी चाहेंगे। लेकिन उससे पहले प्रदीप जी, ये सवाल मेरा एकदम एट द वेरी टॉप पूछना जरूरी है कि 2024 में आपके 2 धमाकेदार गलत पोल हो गए। एक 2024 लोकसभा, और दूसरा जिसमें हम और आप उसके बारे में हमने चर्चा भी की थी, मेरे ख्याल से हरियाणा और जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर तो सही हुआ था, हरियाणा गलत हुआ। ठीक है, जम्मू कश्मीर सही हुआ था लेकिन हरियाणा गलत। हाँ बिल्कुल। तो क्या उसके बाद कोई रणनीति बदली एक्सिस माई इंडिया ने, जिसके बाद अब ये नतीजे आ रहे हैं, या ये होता है? देखिए, हमने रणनीति, आपने पूछा कोई स्ट्रैटेजी चेंज हुई, तो स्ट्रैटेजी तो चेंज नहीं हुई, प्रैक्टिसेस जरूर उसमें और इम्प्रोवाइजेशन किया। प्रैक्टिसेस, स्ट्रैटेजी शुरू की थी, प्रोसेस मेथोडोलॉजी वही थी। जहां तक लोकसभा का सवाल था, तो मैं टू बी फेयर, उसको लोग गलत कहते हैं, मैं उसको कहता हूं वो ना सही था ना गलत। किस मायने में मैं बताता हूँ। सबसे पहली चीज, किसी भी पोल प्रेडिक्शन से क्या एक्सपेक्ट किया जाए, उसका पर्पस क्या है कि भाई किसकी सरकार बनेगी, ये फर्स्ट प्राइमरी ऑब्जेक्टिव। दूसरा होता है कि जिसकी भी सरकार बन रही, कितनी सीटों के साथ, कितने वोट शेयर के साथ बनेंगे, ये 2। और तीसरा होता है ये वोट शेयर और सीटें जो भी मिल रही है जिस भी पार्टी को, वो कहाँ से आ रही है, अक्रॉस डेमोग्राफी एंड ज्योग्राफी। ये 3 बड़ी वजह होती हैं जिसको पोल प्रेडिक्शन को उस नजरिए से देखा जाना चाहिए। लेकिन जिस तरह से मीडिया में उसको प्रोजेक्ट किया गया, मैं बताता हूँ मीडिया में अभी भी क्या कहा जाता है लोकसभा को, कि जी 400 कहा था और आई 240। ठीक, ये कहा जाता है 400 कहा था, आई 240। ठीक, तो मैं बोलता हूँ सबको, भाई मीडिया का, चलो मैं समझता हूँ कि काम है, जब तक वो कुछ सनसनी ना लाए तब तक उसको कौन देखे।
तो मेरा बस मीडिया हाउसेस से और जो भी इसका आकलन करते हैं उससे एक ही निवेदन है कि भाई बिल्कुल ठीक है, आप सनसनी पूरी कीजिए, लेकिन आप गलत तस्वीर तो नहीं परोस सकते ना किसी को। गलत क्या है? गलत ये है कि हमने एनडीए का कहा था 360 से 400। एनडीए को कितनी आई है? 293 आई है। तो आप बोले, ये जरूर बोले कि आपने 360 कहा था, मिड रेंज भी ले लीजिए तो 380 कहा था, लेकिन एनडीए को 293 सीटें आई। तो ये कंपैरिजन एप्पल टू एप्पल होगा। और इसमें हाँ, सीटें सब्सटैंशियली रिड्यूस हुई थी, इसीलिए तो रेंज दी जाती है ना इतने बड़े चुनाव में। तो 60 भी माने हमारी लोअर रेंज, तो हाँ 60-67 सीटें कम हो गई, बिल्कुल ठीक, वहां पे हम गलत हुए, उसमें कहीं कोई शक या सवाल। लेकिन ये कह देना कि एग्जिट पोल से विश्वास ही खत्म हो गया, अरे भाई विश्वास किस बात का कर रहे हैं आप? क्या इस बात का विश्वास कर रहे हैं कि वो एग्जिट पोल होगा जो कि लोकसभा की बात करें तो करीब 65 करोड़ लोगों ने वोट किया था, तो आप सोच रहे हैं 65 करोड़ का आकलन 5 लाख लोगों से करके हूबहू मैच कर दिया जाएगा? हाँ, उस मायने में बिल्कुल गलत है, वो तो नहीं हुआ। तो व्हाट यू एक्सपेक्ट एंड व्हाट इज योर बेंचमार्क, वो होता है। हरियाणा की बात कर ले, हमने कहा था कांग्रेस की सरकार बन रही है जो कि बीजेपी की बनी, वो बिल्कुल पूरी तरह गलत हुआ, कोई शक या सवाल नहीं उसमें। ठीक, तो इस हिसाब से मेरा मतलब है कि जब आप सनसनी भी फैलाएं तो भाई गलत चीज पर उसके सनसनी फैलाएंगे तो ज्यादा दिन नहीं चलेगी। भाई जहां तक हमारी बात है, ये सवाल आपसे इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि वो एग्जिट पोल था, बहुत क्लियर ब्लैक एंड व्हाइट में कुछ आंकड़े आए थे और बहुत क्लियर ब्लैक एंड व्हाइट में हकीकत हुई। वो गलत निकला, ये सही निकला। सही को सही, गलत को गलत, दोनों चीजें दर्शकों के सामने रख देना बहुत जरूरी है। तो ये तो हो गई हाँ, ये तो हो गई प्रदीप जी पुरानी बात। अब आइए बात करते हैं दिल्ली के चुनाव की। तो मुझे आप ये बताइए कि क्या वजहें थी कि आपके एग्जिट पोल में आपने वो जो ब्रेकअप होता है, डेमोग्राफिक ब्रेकअप होता है, महिला पुरुष, इनकम ग्रुप, इन सब में आपने वो क्या पाया और क्या ये बिल्कुल वही चीज है जो देखने को मिल रही है? फॉर इंस्टेंस मिडिल क्लास, महिलाएं। तो किसी भी इलेक्शन का जो आउटकम होता है, जो निर्णय आता है जनता का, वो बड़ा एक चीज के ऊपर ज्यादा निर्भर करता है, और वो एक चीज पूरी ना हो तो वो दूसरी बात पैदा होती है, प्रश्न खड़ा होता है। तो जनता इस आधार पे वोट करती है कि पिछले 5 साल पहले जो वर्तमान सरकार ने क्या वादे किए थे और पिछले 5 साल के दौरान उसका परफॉर्मेंस कैसा रहा, उन वादों के ऊपर क्या कहा था और क्या किया, एज सिंपल एज दैट। तो जब जनता ने ये आकलन किया तो केजरीवाल के पक्ष में और पॉजिटिव कुछ बातें थी, 2-3 बातें, और नेगेटिव 2-3 बातें थी। पॉजिटिव क्या था कि हाँ, स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली और पानी के बिल ऑलमोस्ट जीरो एक क्लास को सर्टेन यूनिट तक, और फ्री बर्थ राइट महिलाओं को। स्वास्थ्य शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा काम हुआ, लोगों का जीवन उसमें बेहतर हुआ पढ़ाई और स्वास्थ्य के मामले में, और लोगों के बिजली के बिल और पानी के बिल बहुत ना के बराबर आ रहे थे, और महिलाओं को किसी तरह की, किसी भी तबके की उम्र की महिला फ्री में कहीं भी डीटीसी की बस में जा आ सकती है। लेकिन ये पॉजिटिव थे जिसके चलते 43.5% लोगों ने भी वोट किया है। क्या नेगेटिव थे? नेगेटिव ये थे कि जो चीजें वो मैटर करती हैं जो सबसे ज्यादा अक्रॉस डेमोग्राफी एंड ज्योग्राफी को इम्पैक्ट करे, वो क्या थी? एक गार्बेज कलेक्शन, जो कि कचरा पड़ा हुआ है, सीवरेज की प्रॉब्लम, सिविक प्रॉब्लम, ये प्राइमरी ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी म्युनिसिपैलिटी की होती है, बट अपेरेंटली वहां पर भी आम आदमी पार्टी की सरकार या प्रशासन है। दूसरा क्या था? पीने के पानी की क्वालिटी, सप्लाई तो थी बट क्वालिटी जो थी अक्रॉस द बोर्ड, ये सब लोग कह रहे थे देखो पीला पानी आता है। ये हो गया परफॉर्मेंस, जो एक बड़ी बातें थी। और सबने, हमने जब पूछा कि क्यों भाई इस बार क्या, तो 2-3 चीजें उन्होंने कही कि देखिए जो भी स्वास्थ्य, शिक्षा, ये सब 2015 से 20 के विषय थे। 20 से 25 में ऐसा कुछ भी इन्होंने नहीं किया जो कहते हैं ना नोटेबल हो, एक वर्ड यूज होता है नोटेबल, करते तो कुछ ना कुछ तो करते हैं सरकार में, तो बट ऐसा कुछ भी नहीं किया। एक बात।
दूसरा बात, अब केजरीवाल, वो केजरीवाल या आम आदमी पार्टी वो नहीं रही। हमने बोले क्या हुआ इसमें, उन्होंने कहा देखो साहब, केजरीवाल जी जब आए थे तो ईमानदार और क्लीन स्वच्छ गवर्नमेंट देंगे, ये सारे वादे किए थे। उन्होंने अपनी एक छवि बनाई थी, भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन वगैरह वगैरह, और उन्होंने कहा था कि हम गाड़ी बंगला सरकारी जो सुविधाएं होती हैं, जिसको आप लग्जरी की कैटेगरी में बोलते हैं, वो नहीं लेंगे। तो एक जो भी इमेज डेंट हुई, वो तो किसी को नहीं पता कि क्या भ्रष्टाचार के गुनाह है नहीं है, वो मामला न्यायालय में है, तो उस पर कोई भी क्या चर्चा करेगा, ठीक है, बातें कुछ भी कर सकते हैं, बट उसमें कोई तथ्य क्या है अभी किसी को नहीं पता, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। दूसरा जो था कि जो मैंने बताया कि गाड़ी बंगला, अब वो आम आदमी वाला नहीं रह गया, वो खास का हो गया। अब उसको नाम जो भी पॉलिटिकल पार्टी और जो विश्लेषण करते हैं वो जो भी नाम दे दे, बट आम नहीं रहा, वो खास हो गया, बस एक शब्द में ये क्लियर है। तो वो जो छवि, एक होता है कि आपका परफॉर्मेंस, दूसरा होता है आपकी पर्सनालिटी। तो इसमें जो गिरावट आई कि अब ये वो नहीं रहे, तो ये आम आदमी के खिलाफ ये सारी चीजें। अब वो कहने को तो पोल्यूशन भी, अब पोल्यूशन भी वही है कि भगवान को भी नहीं मालूम कौन जिम्मेदार है दिल्ली में पोल्यूशन के लिए, तो उसकी बात क्या की जाए, ठीक है। तो ये जो विषय जिसको हम टेंजेबल बोलते हैं, तो टेंजेबल विषय जो होते हैं, जो साफ साफ नजर आते हैं, उसको कहाँ कोई छुपाएगा। और रोडों की कंडीशन, उसके लिए भी अब कहीं की रोड के लिए कौन जिम्मेदार है, वो एक बहुत बड़ा सवाल है। बट ये माना जाता है कि जो रोड है उसके लिए राज्य सरकार जिम्मेदार है, ज्यादातर रोडों के लिए। अब ये तो हो गया आम आदमी पार्टी का विश्लेषण, क्या अच्छा किया क्या खराब किया। इसके यदि ये ऐसा है तो जनता देखती कि विकल्प क्या, चलो इसको नहीं देना है तो अब किसको देना, कोई ऐसा है जो इससे बेहतर है। अच्छा, इसमें एक चीज और गई इनके साथ, जो कि उसके साथ काउंटर हुआ कि महिलाओं को 2100 रुपए आम आदमी पार्टी ने प्रॉमिस किया, उसके चलते एक गारंटी कार्ड भी इशू किया, फिजिकल कार्ड इशू करके दिया और फॉर्म भरवाए इन्होंने। और बीजेपी ने उसको काउंटर किया 2500 रुपए के साथ, और कांग्रेस ने भी किया। तो यहाँ पर वो क्रेडिबिलिटी काम आती है कि किसके वादे को माना जाए, क्योंकि यहाँ पे तीनों जने वादे कर रहे हैं। तो बीजेपी ने ये भी प्रोपोगेट किया, और हकीकत भी है वो, कि जब छत्तीसगढ़ में विपक्ष में थी बीजेपी, चैलेंजर थी, तो उन्होंने महतारी योजना के तहत जो पैसे बोले थे वो इम्प्लीमेंट हो गए, डिलीवरी चालू। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में ये लोग सरकार में थे, तो चुनाव के पहले ही इन्होंने लागू करके डिलीवरी चालू कर दी। अच्छा, उसके बाद जब आम आदमी पार्टी ने पंजाब में वादा किया था 22 में, जिसको कि वो आज तक पूरा नहीं किया, चलो वो भी ठीक है। लेकिन जब उनसे पूछा जाता था, शीर्ष नेतृत्व से लेके उनके आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता का, तो बड़ा कैजुअल जवाब देते थे। उसने बहुत बड़ा डेंट किया कि कर देंगे, 5 साल के लिए सरकार में भेजा है ना, जल्दी क्या है। तो ये जो मैं हमेशा सबको कहता हूं कि नेता और वोटर का एक रिश्ता होता है, जिसके तहत वो आपको वोट करते हैं, एक उम्मीद होती है। तो वही भी इनके खिलाफ गया कि यार ये कैसे, और बीजेपी ने यहाँ करके दिखा दिया सारी जगह। बीजेपी ने भी उसका नाम दिया मोदी की गारंटी। एक चीज हो गई। दूसरा, एक और चीज जो केजरीवाल जी के खिलाफ गई, वो सबसे बड़ी चीज वो ये देखिए, एक बार टेंजेबल और उसके बाद इनटेंजेबल, संवेदनशील, इमोशनल जो विषय होते हैं। आपने भी सुना होगा कि केजरीवाल जी ने अपने स्पीच में और बहुत सारे मीडिया इंटरेक्शंस में एक बात कही, देखिए 2 बार ये केजरीवाल जी ने कहा, मैं नहीं कह रहा अपने मन से, ये मैंने भी सुनी है इसलिए मैं इसको कोट कर सकता हूं, कि देखो मैंने 2 बार सीएम की कुर्सी को लात मार के छोड़ा। कहा, सुना था कि नहीं आपने? तो क्या मतलब है, आप समझते हैं जनता के पॉइंट ऑफ व्यू से? अरे भाई, आप सीएम कैंडिडेट थे दोनों बार, आप फोरफ्रंट पे थे, आप जिम्मेदार थे, आपकी बातें मान के हमने आपको वोट किया और सीएम बनाया, और आप उसको कह रहे हैं कि लात मार के चले गए।
तो ये जो सारे इमोशनल मुद्दे थे ये बिल्कुल उसमें गए कि अब ये वो केजरीवाल नहीं है भाई जो 5 साल और 10 साल पहले हमसे वोट मांगने आते थे। तो ये सारी की सारी बातें जो इसमें गई। अब बात कर लेते हैं कि ऐसा क्या हुआ कि बीजेपी जीत गई। उसमें 3 विषय हैं, उसमें भी हाईलाइट 3 विषय। तो देखिए किसी भी जीत और हार में बहुत सारी कारण होते हैं और बहुत सारे विषय होते हैं, बड़े की हमेशा बात की जाती है। तो ये सामने एक तरफ मोदी की गारंटी, एक तरफ अरविंद केजरीवाल कार्ड फिजिकल कार्ड। तो लोगों ने ज्यादा लोगों ने बीजेपी को पसंद किया, टू बी प्रिसाइज 47.2। और जो बड़ी, अब आप उसको देखिए कि हुआ क्या हुआ, ये कि पिछले चुनाव से ही कंपेयर होता है तो करीब 53.6 यानी 54% वोट था आम आदमी पार्टी का, जो इस बार 44 भी मान लें, दोनों तरफ राउंड ऑफ करते हैं। 10% का फॉल, 10% का फॉल में उसका डिवीजन कैसे हुआ? 8% पॉइंट्स गया बीजेपी के खाते में, तो वो 39 पॉइंट समथिंग से उठ के 47 हो गया। और 2 पॉइंट है कांग्रेस के खाते में जो कि 4.4 से 6.4 हो। ये सिंपल। अब इसमें डेमोग्राफी कैसे गई? बीजेपी का वो आप प्लस देखिएगा, वो प्लस में 8 आ जाएगा। आप लोग जब कंपेयर करते हैं तो आप प्लस को भूल जाते हैं, इसलिए वो कम आता है। 39 पॉइंट समथिंग था तो वो उससे वो हो गया, तो उसको 8 कर दीजिएगा और 2 कांग्रेस वोट, बाकी ठीक है। तो पूरा 10 का बाइफरकेशन हो जाएगा आपके एक्सट्रीम राइट में जो चेंज लिखा हुआ है स्विंग। तो 3 बड़ी डेमोग्राफी जो कि शिफ्ट हुई अच्छी खासी संख्या में, मैं उसको DMM कहता हूं। वो है दलित, महिला और मिडिल क्लास। दलित, महिला और मिडिल क्लास जो है करीब करीब 10 से 15 परसेंटेज पॉइंट्स, यानी बीजेपी को जो पिछले चुनाव में महिलाओं में 30% के आसपास वोट मिल रहे थे, 30 से 32%, इस बार 46 मिले, यानी कि यदि 32 पकड़े तो 14 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। उसी प्रकार दलित के वोट करीब 11 पॉइंट्स बढ़े। उसी प्रकार जो मिडिल क्लास का मायने इसलिए दिल्ली के परिप्रेक्ष्य में जरूरी है कि दिल्ली ही एक ही इकलौता प्रदेश है जिसमें मिडिल क्लास की संख्या 50 से 60%, बाकी सब जगह लोअर क्लास की संख्या 50 से 60% होती है और 20% करीब मिडिल क्लास होता है और 10% को अपर क्लास मान लीजिए। यहां पर जो सब्सटैंशियल शिफ्ट हुआ, उस 10 पॉइंट्स में जो 10 पॉइंट खोए हैं आम आदमी पार्टी ने, उसमें भी अच्छा खासा जो संख्या है वो इस क्लास की है। तो ये 3 बड़ी बातें थी जो बड़ी संख्या में डेमोग्राफिक शिफ्ट हुआ, जिसके चलते बीजेपी का वोट शेयर 39 से उठ के 47 हो गया और आम आदमी पार्टी का 54 से उठ के 44 आ गया, यदि राउंड फिगर की। पर प्रदीप जी, आप जो ये कह रहे हैं दलित वोट बैंक, आपका अपना ही सर्वेक्षण मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ 15 स्लाइड्स में से स्लाइड नंबर 2, जिसमें आप देखिए कि बीजेपी को 48% है, लेकिन आम आदमी पार्टी भी 42% वोट शेयर पर है। और अगर आप डिविजन्स देखें तो आप उसमें पाएंगे कि जाट बीजेपी की तरफ गए, लेकिन एससी कम्युनिटी, जाटव्स, वाल्मीकि, यहां तक कि अगर आप मुस्लिम नॉन जाटा उसको कहते हैं, एससी। एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो इसमें जो पॉइंट्स की इजाफा हुआ है वो स्टिल जो बड़ा वोट शेयर है अभी भी इन समाज का, दलित समाज का आम आदमी पार्टी ही ले रही है। लेकिन पिछले चुनाव में एससी का इससे 11 पॉइंट कम कर लीजिए आप, तो वो मिला था उनको, जो कि हम लोग पोस्ट पोल स्टडी भी करके ये आकलन करते हैं। तो देखिए आपके दर्शक इसमें प्लस पाएंगे कि हर जगह कहां से माइनस हुआ, कहां से प्लस हुआ। हाँ ठीक, तो इस हिसाब से उसको देखा जाता है कि पिछली बार यदि केवल 25% मिल रहा था दलितों में, तो वो 25 उठ के इस बार 38 हो गया। अभी भी आप पीछे हैं,
बट दलित की पूरी संख्या बात करें तो 17% टोटल है। 17% में यदि पॉइंट्स के हिसाब से वो परिवर्तन होता है तो वो एक सब्सटैंशियल नंबर होता है। कहने का मतलब यदि 12% भी पकड़ लें 17 का, तो करीब करीब 2 परसेंटेज पॉइंट्स का फर्क पड़ता है। 2 परसेंटेज बहुत बड़ी बात होती है। दोनों पार्टी के बीच में फर्क ही है 3.56% का, और बाकी मिडिल क्लास। तो प्रदीप जी, ये अगर आप ब्रेकअप देखें दलित्स का, तो आप ये देखेंगे कि कास्ट वाइज ब्रेकअप में अगर आप देखें तो जाटव्स अभी भी आम आदमी पार्टी को प्रेफर कर रहे हैं, वाल्मीकि अभी भी आम आदमी पार्टी को प्रेफर कर रहे हैं, और अगर आप मुस्लिम्स देखें वो भी प्रेफर कर रहे हैं, पंजाबीज में भी डिवीजन है। तो जो शेड्यूल्ड कास्ट है, आपने अभी बोला कि दलित्स में बीजेपी ने इनरोड्स किए, लेकिन जो शेड्यूल्ड कास्ट वोट है आप देखिए वहां पर अभी भी आम आदमी पार्टी को लीड है। बिल्कुल वही मैं बताना चाह रहा हूं कि जो पिछले बार, जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा, जो मुसलमान का फिगर देखिएगा कि 74% है, देखिएगा ठीक है। मैंने क्या कहा, 10 से 12 पॉइंट्स कम हुआ दलित का वोट। इसका मतलब 51 और 60 जो जाटव और नान जाटव और वाल्मीकि में 53 है, ये पिछले बार 70 जाटव में 60 के ऊपर, दलित में और वाल्मीकि में 60 के ऊपर, यानी 63 था। तो इसके 10 पॉइंट शिफ्ट होके बीजेपी में चले गए। जो बीजेपी में अभी नान जाटव या SC 39 दिख रहा है, ये लास्ट टाइम 27 और 28% था। तो ये जो शिफ्ट होता है 10-12 पॉइंट परसेंट का भी मान लें, तो 17% यदि टोटल सब दलितों को मिला के बोले आबादी है, तो 17 का 12% लगा लीजिए, जो 2 पॉइंट के करीब होता है। 2 पॉइंट अपने आप में एक सब्सटेंशियल नंबर होता है। दोनों पार्टियों के जीत और हार के बीच में परसेंटेज के आधार पे बात करें तो आज 3.5-4% का फर्क है, जो 2% केवल दलितों से आ रहा है, और बाकी जो आ रहा है वो मिडिल क्लास से आ रहा है। उसमें अन्य जातियां भी है, मिडिल क्लास में भी जातियां होती है। ये आपने मिडिल क्लास स्पेसिफिक कुछ सर्वेक्षण कराया जिससे एक आइडिया मिले कि मिडिल क्लास के दिल में क्या था या कितना देखिए, वो स्विंग हुआ? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। हाँ। तो उसमें होता है मिडिल क्लास में एक लोअर इनकम ग्रुप, किसको मानते हैं हम पूरे देश में, हम जो 10,000 से कम इनकम जिनको होती है उसको हम BPL मानते हैं, लोअर मानते हैं। सरकारी परिभाषा नहीं बोल रहा हूँ, हम क्लासिफाई करते हैं उसको, क्योंकि देश में हिंटरलैंड में 15 से 20,000 रुपए कमाने वाला आदमी लोअर से उठ के ऊपर चला जाता है, क्योंकि बहुतों की तो तनख्वाह वो कहते हैं कि 5,000 ही हमारी तो तनख्वाह, मतलब आए 5,000 ही है। तो 15 से 20,000 का आदमी को वो लोअर मिडिल क्लास की श्रेणी में आना चालू हो जाता है, और 30 से 50,000 जो कमाता है वो मिडिल क्लास में आना चालू हो जाता है, और 75,000 के आसपास जो जाता है वो अपर मिडिल क्लास में आता है। तो इतना कंफ्यूजन में नहीं जाते हैं। दिल्ली में क्या होता है कि जो लोअर क्लास है वो 25,000 के आसपास होता है, 15 से 25,000 के इनकम के मुताबिक। जो मिडिल क्लास है वो चालू होता है 30-40 हजार से लेके 70,000, 80,000, लाख रुपए तक। ये लोअर मिडिल क्लास हुआ। अपर मिडिल क्लास जो होता है वो 80,000 से 1.5 लाख की इनकम का होता है, और अपर मिडिल क्लास, और फिर 2 लाख के ऊपर की इनकम को दूसरी श्रेणी आ जाती है। तो इसके लिहाज से देखें तो जो मिडिल क्लास जो था वो बड़ी संख्या, मतलब वो भी संख्या जो है 20 पॉइंट्स बहुत बड़ी संख्या होती है, वो शिफ्ट हुआ है बीजेपी की तरफ, आम आदमी पार्टी से निकल के। उसमें भी अलग अलग जाति वर्ग होते हैं अंदर। यदि इनकम की बात करें तो ये कॉमन डेमोग्राफी, तो इस हिसाब से मिडिल क्लास का भी आप ये मान लीजिए, जो बीजेपी का 8 पॉइंट बढ़ा है उसमें 2 पॉइंट तो करीब दलित का पड़ा, उनको दलितों से 2 पॉइंट के फायदा हुआ। 4 पॉइंट करीब करीब मिडिल क्लास से हुआ। जैसे मैंने बताया कि 50 से 60% है यहाँ पे दिल्ली में, तो 60 का 20% भी मान लें तो 1.2 के 4 के आसपास होता है। उसमें अलग अलग जाति समाज भी है, तो वो हुआ। और बाकी जो 2 है वो दीगर बाकी लोगों से, अपर क्लास सब जगह से शामिल है। तो इस तरह से 2-2-4 का वो है। जो प्रदीप जी, मुझे ये बताइए, मिडिल क्लास की जो आप बात कर रहे हैं, देखिए ये आपका भी एक, मैं देख रहा हूँ ग्राफिक नंबर 5 है ये, आपने जो 15 पॉइंट के चार्ट शेयर किए, इसमें आपका सर्वेक्षण ये बताता है कि बेरोजगारों में अभी भी आम आदमी पार्टी पहली पसंद है। स्टूडेंट्स में थोड़ा सा
शिफ्ट हुआ ऊपर है। टुवर्ड्स द बीजेपी। जी। जो लेबर क्लास है, आम आदमी पार्टी उनकी पहली पसंद है। जी। छोटे दुकानदार बीजेपी की ओर उनका रुझान बढ़ा। स्किल्ड बढ़ा। प्रोफेशनल्स बीजेपी की ओर रुझान बढ़ा। हाउसवाइफ्स अभी भी आम आदमी पार्टी की तरफ हल्का सा एज। प्राइवेट जी, गवर्नमेंट का सर्विस देखिए, आप आप देखिए। गवर्नमेंट सर्विस, प्राइवेट सर्विस देखिए, वहां पे बड़ा मिडिल क्लास है। देखिए लोअर क्लास कहाँ पर है? लेबर में है। बड़ी संख्या तो लेबर में ही है ना लोअर क्लास की, जो उसमें क्लासिफाई होता है। जो मिडिल क्लास है वो प्राइवेट जॉब और गवर्नमेंट जॉब, तो जो इसी से जुड़ा गवर्नमेंट। हुआ मेरा सवाल है, क्योंकि जी, प्राइवेट जॉब और गवर्नमेंट जॉब दोनों में हम देख रहे हैं बीजेपी के लिए एज, और बिल्कुल साइजेबल एज, करीब 10% से ऊपर का। जी, क्या आपको लगता है ये बजट का नतीजा है? क्योंकि जिस बिल्कुल। श्रेणी को सबसे ज्यादा रियायत मिलेगी वो यही इनकम ग्रुप है। तो इसमें इसको आप 50-50 मान लीजिए। इस इनकम ग्रुप में 50% बजट मान लो ना आता तो क्या होता? ठीक, हाँ, बजट ना आता तो फिर भी 50% इस क्लास का आदमी वहां जा रहा होता। जो अभी 4 पॉइंट गया है, वो 2 पॉइंट फिर भी जा रहा होता। बजट के आने से वो 2 एडिशनल पॉइंट मिल गया जो शिफ्ट हो रहा था अन्य वजहों से, जैसे कि नेगेटिव जो भी आम आदमी पार्टी का पुअर परफॉर्मेंस है स्टेट गवर्नमेंट का, और भी सारी वजहों की वजह से। लेकिन बजट आने से इंक्रीमेंटल 2 पॉइंट्स का इजाफा हो गया बीजेपी के उसमें। तो ये कह सकते हैं मोटी मोटी भाषा की, यदि बजट ना आता तो बीजेपी की शायद जीत तो होती, बट 48 की जीत नहीं होती, वो 40 की जीत होती, 40 सीटों के साथ, ये कह सकते। तो ये काम किया है बजट ने कि उनकी जीत में थोड़ा सा ऐड कर दिया है, इंक्रीमेंटल वोट देते। हाँ। लेकिन आप वो ट्रेंड देख रहे हैं कि वो इन एनी केस बीजेपी आती ही, वो दिख रहा है ट्रेजेक्टरी। पक्का। इंटरेस्टिंग। अब आते हैं महिला और पुरुष के बारे में बात करते हैं, जेंडर जी। और ये बहुत सिग्निफिकेंट है, क्योंकि दिल्ली में इन एनी केस देखिए महिलाओं की आबादी पुरुषों के मुकाबले कम है। 55-45 पुरुष वोटर ज्यादा है। 55-45 है, वैसे 50-50 होता है, दिल्ली में 55 पुरुष 45 महिलाएं। हाँ, तो यहाँ पर आपने महिलाओं में आप देखिए बहुत ही जरा सी लीड है भारतीय जनता पार्टी को। यानी कि ये जो मुफ्त बस यात्रा है, ऐसा नहीं है कि दिल्ली की महिलाओं को बिल्कुल भी अरविंद केजरीवाल पसंद नहीं आए या अरविंद केजरीवाल को उठा करके रिजेक्ट कर दिया उन्होंने। नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। तो इसलिए 2 पॉइंट वर्सेस 10 पॉइंट का फर्क, यानी फर्क भी तो देखिए 5 गुना ज्यादा। तो जो गार्बेज कलेक्शन, सीवरेज की प्रॉब्लम, पानी की क्वालिटी, इससे महिलाओं के साथ साथ पुरुष भी इम्पैक्ट हो। पुरुष ज्यादा होते हैं, महिला कंप्लेंट किससे करने जाएगी? घर के आदमी से ही तो करेगी। रोड की कंडीशन, रोड पे ज्यादा पुरुषों को चलना है बनिस्बत महिलाओं के कंपैरेटिवली। तो इन सब चीजों की वजह से, और महिलाओं को और भी फैसिलिटीज मिली है, और भी बहुत सारी चीजें हैं, प्रेग्नेंट वुमेन और वगैरह वगैरह, डिफरेंट क्लास में। तो उसके चलते केवल 2 पॉइंट का फर्क था यहाँ पर, लेकिन पुरुषों में 10 पॉइंट बहुत बड़ा फर्क है। और जैसे आपने बताया, मैंने भी बताया कि 5 पॉइंट तो कम है ना पुरुषों से महिलाएं। तो 5 पॉइंट का वहां का भी आप मान लीजिए 1-2 पॉइंट जुड़ गया बीजेपी के फेवर में, जहां पे महिलाओं में दोनों पार्टी के बीच का अंतर हार्डली 2% है, लेकिन वहां कमोतरी है, 45% ही है। टोटल बेस 45 है बजाय 50 के होने के। ये फर्क बहुत इंटरेस्टिंग। अच्छा, अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, एक बहुत बड़ी बात कही जाती है कांग्रेस पार्टी के संदर्भ में, कि कांग्रेस अगर ना होती तो शायद स्थिति अलग होती। अब अगर आप देखें, ये यहाँ साथ लिखा है 8% मान लीजिए बीजेपी जेडीयू को वोट शिफ्ट आपसे 10% कम हुआ है। अगर ये कांग्रेस का 2%, हालांकि कभी भी ऐसे 2+2 4 नहीं होता है, वोट शेयर पूरा का पूरा ट्रांसफर हो जाए ऐसा भी नहीं होता, पर अगर मान लेते हैं कि आम आदमी पार्टी का लॉस 10% का ना हो करके प्रदीप जी 8% का होता, या फिर कांग्रेस अगर आपके साथ गठबंधन में होती, तो ये जो 6% वोट शेयर इनको मिला है, इसको अगर आप मिला दीजिए 44 में से, तो क्या स्थिति अलग होती जमीन पर? तो इसमें देखिए ऐसा है, आपकी सहूलियत के लिए जो विनिंग मार्जिन्स हैं, ये उसका हाँ मुझे पता है, मुझे, हाँ आप पहली स्लाइड दिखाइए, मैं वहां से एक्सप्लेन करता हूँ।
इसके पे, हाँ बस यहाँ पर ही रहिए थोड़ी देर, बहुत इंटरेस्टिंग स्लाइड है, ठीक है। हाँ। अब ऐसा होता है कि ये जो मीडिया में चर्चा चल रही कि 14 सीटों पर कांग्रेस का वोट शेयर हार जीत के अंतर से ज्यादा था, ये चल रही चर्चा, जो आपको भी स्लाइड में वही दिखा रहे हैं। क्या होता है कि अब आप अच्छे से इसको स्टडी कीजिए, इसमें 4 सीटें ऐसी हैं जिसमें 1000 से कम मार्जिन है, देख रहे हैं आप? मैं आपने अभी, और आपकी आगे की स्लाइड में शायद वो होंगी, 1000 से 2000, 2100 भी मान लें ग्रेटर कैलाश को, उसके बीच में करीब है 6 सीटें, 1000 से 2000। तो ये 5 से 6 सीट और ये 4 सीट जो ऊपर की दिखाई है आपने। अब मैं आपको एक, देखिए अब बड़ा अच्छा सवाल बताता हूं तो आपको उसमें मजा आ जाएगा। अब आप कहते, कोई यदि ये कहे कि 344 और 675 और 967, तो आप अच्छे से देखेंगे कम से कम 8 से 10 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट लड़ते हैं, तो किसी भी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को 344, 345, 600 वोट तो मिले होंगे, और सारे इंडिपेंडेंट को मिला दें तो 2000 से तो ज्यादा होंगे। तो ये कहना कि यदि ये इंडिपेंडेंट नहीं होते तो जीत गए होते, अब ये ऐसे नहीं होता है भाई। यानी वो कांग्रेस और वो जुड़ जाते हैं, तो उससे क्या होता है कि जो मुसलमान सीटें हैं, जो कि 9 सीट है, जहां पे कि 30% से ज्यादा मुसलमान की आबादी है, वहां पे जो अंतर भी आप 44% देख रहे हैं, 43.5 आम आदमी पार्टी का, तो जो बड़ी लीड है इन 9 सीटों में से एक, उसको छोड़ दीजिए मुस्तफाबाद को, क्योंकि वहां पे प्योर शार्प डिवीजन हो गया मुसलमान वोटों का, MIM और आम आदमी पार्टी, और थोड़ा 6% कांग्रेस ने भी लिया, 6% उन्होंने लिया, 20% उन्होंने लिया और बाकी उन्होंने लिया। इसकी वजह से बीजेपी बड़े मार्जिन से जीतती हुई दिख रही है। तो ये मिलते ना, तो इन्हीं सीटों पे बड़ा फर्क पड़ता। तो ये जो सीटें हैं वो 14 नहीं है, 4 से 6 सीटों के ऊपर कह सकते हैं कि हम आम आदमी पार्टी कांग्रेस का गठबंधन होता तो बीजेपी की 48 नहीं 40 से 42 सीटें, जो मैंने आपको बिल्कुल पूरा बता दिया। अब बोलो आप इंडिपेंडेंट भी नहीं लड़ते तो हम जीत जाते, यार ये कौन सा आर्गुमेंट। हाँ, अरे ये तो मैं भी इससे सहमत हूं कि भाई क्या संवैधानिक अधिकार नहीं है किसी पार्टी को या किसी भी इंसान को लड़ने का? नहीं, वो नहीं होता तो ये होता। भी। हाँ, ये प्रैक्टिकल देखिए ना, संवैधानिक तो छोड़ दीजिए, प्रैक्टिकल ये इसलिए बोल रहे हैं कि लोकसभा में साथ में थे, अभी अलग हो गए, इस लिहाज से कांग्रेस और उसका डिस्कशन है। तो मैं वो जो डिस्कशन करते हैं, मैं उनको ये बोलना चाह रहा हूं कि हाँ, इन 4 से 6 सीटों पे फर्क पड़ता, तो इनकी सीटें 22 से 28 हो जाती, इनकी सीटें 48 से 42 हो जाती। ये क्या, फिर भी चुनाव नहीं जीतते, डेटा के साथ बोल रहा हूँ, फिर भी चुनाव लेकिन यही जीतती। हाँ, अब जैसे कांग्रेस पार्टी को इसी चीज की खुशी है कि नई दिल्ली से अरविंद केजरीवाल हार गए, और वो जो हार का अंतर है वो 4089 है, जबकि संदीप दीक्षित 4568 ले गए। हाँ हाँ, ये बोल सकते हैं कि यदि उस सीट के ऊपर ये दोनों, देखिए उस सीट पे मुसलमान नहीं है, आप चीज को समझिए, उस संख्या में नहीं है, वो 5-10% हर जगह होता है। तो उसमें उसका आर्गुमेंट ऐसा है कि एक ही यदि लड़ते चुनाव, कांग्रेस नहीं लड़ती चुनाव थोड़ी देर के लिए, केजरीवाल की सीट है तो केजरीवाल लड़ते, तो उस 4 में से चूंकि मुसलमान नहीं है और वो एंटी आपका वोट भी कांग्रेस को मिल रहा है और कांग्रेस का खुद का वोट भी है, ठीक, वो जरूरी नहीं है जैसे आपने बताया पूरा का पूरा चला जाता, चलिए 3000 शिफ्ट हो जाता, फिर भी 1000 तो इधर शिफ्ट होता, तो वहां 3 शिफ्ट होना, यहाँ 1 शिफ्ट होना, आप चीज को समझिए। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, आप ही के अपने सर्वेक्षण के बारे में। 2015 और 2020 में जो आपने सर्वेक्षण किए, वो आपने भारतीय जनता पार्टी को उसमें हारते हुए दिखाया। उसमें आम आदमी पार्टी की जीत और बम्पर जीत दिखाई, जब लोग मिड रेंज में खेल रहे थे। एक्सिस माई इंडिया का पोल जो है वो 60 में था, हाँ 60 पे था, और 68 भी था। हाँ क्या, हमने 20 के चुनाव में हाँ, बीजेपी को 70 में से 2 सीट से लेके 11 सीट तक दी थी, 2 से 11। तो मुझे मनोज तिवारी जी ने ऑन एयर कहा, जिस दिन काउंटिंग हो रही थी उस दिन करीब 1 बजे तक बीजेपी की सीटें 48, आम आदमी पार्टी 48 और बीजेपी 20s में थी। तब उन्होंने एयर पे कहा कि कहाँ गए, 2 सीट दे रहे थे तो बीजेपी को, ये 2 सीट वाले कहाँ गए। उसके 1 से 1.5 घंटे के बाद
वो सडनली उठ के 62 हो गया। तो हमारी हाँ। जो रेंज थी आम आदमी पार्टी के लिए वो 68 सीट से 59 से 68 यानी मिड रेंज हुआ, उसकी 63 और 62 सीट आई। तो उसी समय ये डांस की कहानी आ गई जो अब चल वहीं से शुरू नहीं, हुआ ये डांस की कहानी। हाँ, वहीं से डांस शुरू हुआ है। खैर, डांस से आंसू, ये सब इमोशंस हैं चलता प्रदीप रहता। गुप्ता जी के। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि क्योंकि आपने इतनी तरीके की रेंज दिखाई है, जीत, बम्पर जीत आम आदमी पार्टी की दिखाई है, तो आम आदमी पार्टी कम से कम ये आरोप तो नहीं लगा पाएगी कि ये हमें जीतता हुआ नहीं दिखाते हैं। ये अरे उससे बड़ा तो पंजाब में है। आप पंजाब में देखिए, वो उसका भी मैं हाँ, बता देता हूँ। आपने इसका जिक्र किया, पंजाब के जो 2 चुनाव हुए 17 और हाँ, 22, 17 में हमने कांग्रेस को बम्पर जीतते हुए दिखाया 70 सीटों से ज्यादा, जो कि 80 सीटों के आसपास जो उनकी 78 सीटें आई, 78। उस समय राघव चड्ढा जी ऑन एयर थे इसी तरह से। उन्होंने कहा कि यार ये एक्सेस वाले ये दिखा रहे हैं प्रदीप गुप्ता, ये आज मुझसे वो करें, वचन दें कि यदि आम आदमी पार्टी आ गई तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा, और यदि कांग्रेस जीत गई तो राघव चड्ढा जो है वो राजनीति छोड़ देंगे, और यदि आम आदमी पार्टी जीत गई तो प्रदीप गुप्ता सैफुल्लाजी छोड़ेंगे और देश से माफी मांगेंगे। मैंने कहा मंजूर है। तो वहां पर वही हुआ, कांग्रेस जीती। और उसके चुनाव में 22 के चुनाव में हमने आम आदमी पार्टी को 91 तक सीटें दी, उनकी 92 आई। बिल्कुल। अब इसी से जुड़ा हुआ मेरा सवाल है, आपको क्या लगता है कि इस हार का इम्पैक्ट पंजाब में आप क्या देखते हैं? देखिए, पंजाब में ये तो जरूर है बहुत दिनों से, क्योंकि एमएलओ की संख्या वहां भी अच्छी जबरदस्त है, 92, 57 के सामने 92 जबरदस्त संख्या है। 57 नहीं, 59 चाहिए होते हैं वहां, 59 के सामने 92 बड़ी जबरदस्त संख्या है, यानी एल्बो रूम है। तो ये जरूर होगा, 2-3 बातें जरूर होंगी जो हमको लगता है कि जो होती हैं। कुछ एमएलओ का जो रुझान है वो आम आदमी पार्टी की तरफ से धीरे धीरे शिफ्ट होना चालू होगा। उसका कारण यह है कि 2 साल के बाद जो चुनाव होने हैं, तो कुछ लोग होते हैं जो अभी से पोजीशन लेना चालू कर देते हैं कि क्या पता वहां हम हार जाएंगे तो हमारा भविष्य का क्या होगा। तो एक प्रैक्टिकल जो इम्पैक्ट है वो होगा। कुछ ऐसे होते हैं कि जो उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता, दे आर एक्स्ट्राऑर्डिनरीली लॉयल, तो ठीक है, वो साथ में हार में या जीत में, एक ये फर्क पड़ेगा। दूसरा जो फर्क सबसे बड़ा पड़ेगा वो सीएम लेवल पे। तो जो सीएम का 2 लेवल का फर्क पड़ेगा, एक की गवर्नेंस और वादे पूरे करना और जमीन के ऊपर नजर आना, उसका जबरदस्त प्रेशर उनके ऊपर होगा एक तरफ। दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल चूंकि अब रिलेटिवली फ्री होंगे, तो उनकी भी नजरें वहां पर होंगी, उनके भी नेचुरली वो पार्टी के सर्वे हैं तो हस्तक्षेप होगा। तो एक तरफ ये प्रेशर होगा, एक तरफ ये होगा कि जमीन पे काम करना है नहीं तो जनता नाराज हो जाएगी, और एक तरफ एमएलए को संभाल के रखना। ये 3 विषयों के ऊपर जो भी होगा वो होगा। क्या होगा मुझे नहीं आइडिया। प्रदीप गुप्ता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। इससे पहले कि आप जाएं, एक सवाल मैं पूछना चाहता हूं। इस बार दिल्ली के जब एग्जिट पोल आए, आपने देखा होगा कि मशरूम की तरह बहुत सारे नए नए एग्जिट पोल आए। मतलब विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, हो सकता है बहुत मेहनती हो, मैंने वो नाम नहीं सुने थे और ना ही मेथोडोलॉजी सुनी थी। उसमें 5 एग्जिट पोल आपको जिता रहे हैं, 6 बीजेपी को जिता रहे हैं, सब ने वोट शेयर नेक एंड नेक रखा हुआ है। तो आप कुछ उसमें डिटेक्ट ही नहीं कर सकते, डिटेल्स है नहीं। ऐसे में मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि एग्जिट पोल एज एन आर्ट, इज इट अ फेल्ड आर्ट? क्या इसकी जरूरत ही नहीं है, नंबर 1। और नंबर 2, अगर है तो आपको लगता है कि ये बाकायदा एक मान्यता प्राप्त एजेंसीज द्वारा कराया जाना चाहिए? देखिए संकेत, आपने 3-4 सवाल एक साथ पूछे हैं कि इतने सारे लोग नए आए थे जो भी जिस भी तरह से। तो देखिए, हमारी भी शुरुआत कभी ना कभी तो हुई होगी, सभी की शुरुआत फर्स्ट टाइम तो होता है, विच इज फेयर एंड फाइन, कभी तो शुरुआत होती है।
तो वो एक बात होगी जिसको आप फ्रेशर कहते हैं एम्प्लॉयमेंट की भाषा में, तो उनको एक्सपीरियंस तो नहीं होगा हर आदमी, तो फर्स्ट टाइम तो फ्रेशर ही होगा। दूसरी बात जो कही आपने कि इन्होंने नंबर दिए थे लेकिन इसकी मेथोडोलॉजी, इसकी डिटेलिंग, इसकी पुख्ता जानकारी की कैसे किया गया सर्वे, कहाँ किया गया, क्या सैंपल साइज था वगैरह वगैरह, डेमोग्राफिक बाइफरकेशन वगैरह वगैरह। दूसरी बात ये। तीसरी बात ये है कि जनमत संग्रह करने के लिए इंडिया में अभी तक कोई कानून या संविधान नहीं है कि भाई आपको इस अथॉरिटी से जाके परमिशन लेनी है तभी आप ये कर सकते हैं। कोई भी किसी से भी जनमत संग्रह कर सकता है, ओपिनियन पोल कर सकता है। तो उसके लिए हमने रिक्वेस्ट भी करी थी, सभी एजेंसीज ने मिलकर, मार्केट रिसर्च एजेंसी की एक सोसाइटी है, मार्केट रिसर्च सोसाइटी ऑफ इंडिया, इन्होंने सबने लिख के एक ज्ञापन दिया था, पहले होम मिनिस्ट्री, फिर कानून मंत्रालय और उसके बाद आईएनबी मिनिस्ट्री। और उसमें ये लिखा था कि भाई हमको जमीन पे बड़ी तकलीफ होती है, लोग हमसे पूछते हैं कि किसने दी परमिशन आपको ये काम करने की, तो हम उन्हीं से पूछते हैं हम ही बता दो कहाँ, तो किसी को आज तक पता नहीं परमिशन देगा कौन। तो हमने गुजारिश की सरकार से कि भाई इसके लिए गठन कर दिया जाए, सेल का गठन कर दिया जाए या एक संस्थान का गठन कर दिया जाए जहाँ पे कि जाके हम सब लोग अपनी मेथोडोलॉजी बता के अपने ऑफिस के पते ठिकाने, कितने लोग काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, और आप हमको उसकी पुख्ता जांच करने के बाद एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देते हैं, जो एक कंपनी को रजिस्टर करने के लिए भी जरूरत होती है। लाइसेंस होता है फैक्ट्री के सेंस में और कंपनी के सेंस में वो होता है, और शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट भी होता है। इवन आपको दुकान भी खोलनी है तो वो भी एक शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट की व्यवस्था है, म्युनिसिपैलिटी से देती है। तो कुछ तो ऐसा हो जहाँ पे कि रजिस्ट्रेशन हो जाए और सारी एजेंसीज जो सीरियस हैं वो रजिस्ट्रेशन करा लेंगी, और जिनके पास ये रजिस्ट्रेशन नंबर है, मीनिंग अथॉरिटी हो गई उनको, तो चैनल और लोग भी, व्यूअर्स भी कम से कम उसको जान ले कि हाँ ये ऑथराइज्ड एजेंसी है। मतलब जैसे अखबार का होता है, अखबार का रजिस्ट्रेशन INS नंबर होता है, चैनल को लाइसेंस लेना होता है। बिल्कुल। तो आपका ये मानना है कि एजेंसी का भी एक, अच्छा ये जब आपने अर्जी दी कितना टाइम हो गया है? ये करीब 4-5 साल के बीच के दौरान की बात है। पिछले लोकसभा इलेक्शन के तुरंत बाद मैंने इसका प्रयास किया था, तो उसमें करीब 1 साल मान लीजिए कोरोना का निकल गया, तो करीब 4 साल का मामला है जो चल रहा है, लंबित है सरकार में। अब वो कब देते हैं वो पता चलेगा। चलिए देखते हैं ऐसा हो, क्योंकि अच्छी एजेंसी हो जिन पे भरोसा किया जाए। लोग गलत हो सकते हैं, गलत होने का अधिकार है, लेकिन आप कम से कम क्या काम कर रहे हैं और किस तरीके से कर रहे हैं वो जवाबदेही भी हो। प्रदीप जी, समय निकाला आपने, बहुत बहुत धन्यवाद रेड माइक से बात करने के लिए। थैंक यू, नमस्कार।